कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान जारी है। एलजेपी में किसकी चलेगी, फिलहाल यह स्पष्ट होता नहीं दिख रहा है। मंगलवार को चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया। चाचा पशुपति कुमार पारस समर्थित नेताओं ने एलजेपी संविधान का हवाला देते हुए चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया और उनका कहना था कि चिराग तीन पदों पर एक साथ काबिज थे। वहीं शाम को चिराग पासवान ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और 5 सांसदों को निलंबित कर दिया। बैठक से पहले पटना में चिराग के समर्थकों ने चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा किया। समर्थकों ने पशुपति पारस समेत सभी 5 सांसदों और नीतीश कुमार की तस्वीरें भी जलाई। वहीं इस बैठक से पहले चिराग ने चाचा के नाम बेहद भावुक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पापा की मौत के बाद आपके व्यवहार से टूट गया। मैं पार्टी और परिवार को साथ रखने में असफल रहा। पार्टी मां के समान है और मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। एक पुराना पत्र साझा करता हूं। बीएसपी से निकाले गए 9 विधायकों ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। संभावना है कि ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। माना जाता है कि इन विधायकों और अखिलेश के बीच यूपी विधानसभा चुनावों की चर्चा हुई। इन विधायकों को मायावती ने पार्टी से निष्कासित किया था। गलवान घाटी में बीते साल हुई भारतीय और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प की बरसी के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। सोनिया गांधी ने कहा कि धैर्यपूर्वक इस बात का इंतजार किया गया है कि केंद्र सरकार आगे आए और गलवान घाटी में हुई हिंसा के बारे में जानकारी दे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को अब घटाने की तैयारी हो रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ देश की सरकारी तेल कंपनियां IOC, BPCL, SPCL के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। वहीं ये बैठक इसी महीने 17 जून को होनी है। बैठक में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह, उसका हल निकालने पर चर्चा की जाएगी। इस बात पर भी विचार हो गई कि क्या कोई रास्ता है जिससे कीमतें घटाई जा सके या किसी भी तरह से लोगों को थोड़ी राहत दी जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर पति नाबालिग है तो वो बालिग पत्नी के साथ नहीं रह सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग पति को उसकी बालिग पत्नी को सौंपना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध होगा। इसलिए जब तक पति बालिग नहीं हो जाता है तब तक वो आश्रय स्थल में ही रहेगा। एंटीलिया मामले की जांच कर रही NIA ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस साल फरवरी महीने में देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक सामग्री से भरी एक SUV बरामद की गई थी और दरअसल NIA मनसुख हिरेन की हत्या मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी भगवान पाटिल ने अपने दोनों सगे बेटों को गोली मार दी। घायल बेटों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इलाज के दौरान एक बेटे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में रियायत देने का ऐलान किया गया है। रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। नए प्रोटोकॉल के तहत कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहेगा।
कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट मॉल को 50 क्षमता के साथ खोल दिया जाएगा। वहीं इसी तरह पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी गई है। इसके अलावा फिर से मॉल खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट में भी ढील दी जाएगी। सीएम ने 21 जून से कोविड प्रोटोकॉल के साथ मॉल और रेस्टोरेंट खोलने के निर्देश दिए। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि देश में कोरोना के पीक आने के बाद से रोजाना के नए मामलों में लगभग 85% की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हम यह स्थिति 75 दिन बाद देख रहे हैं। यह बात इस तरह इशारा करती है कि देश में संक्रमण दर में गिरावट देखी जा रही है। लव अग्रवाल ने बताया कि भारत में फिलहाल 9,13,378 सक्रिय मामले हैं। 10 मई को सबसे ज्यादा सक्रिय मामले 37,45,237 थे। इस बात सामने आई है कि राज्यों में सक्रिय मामलों में जबरदस्त कमी देखी गई है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार आप फिर सभी का स्वागत है और एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने केरल को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। दक्षिण भारत के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें हुई हैं उनमें केरल भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल के 5 मई से लेकर 12 मई के बीच कोरोना के 2,67,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 488 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं इसके बाद केरल में 2 जून से 9 जून के बीच कोरोना के 1,08,165 नए मामले सामने आए हैं और 1,214 लोगों की मृत्यु हुई है। इन आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि केरल में कोरोना के नए मरीज तो घटे, लेकिन मौत की संख्या बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल में साप्ताहिक मौत का आंकड़ा 149% तक बढ़ गया है। बारिश के मौसम को लेकर केंद्र सरकार ने अभी भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न विभागों के शीर्ष अफसरों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसकी अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री शाह ने तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की गति धीमी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में इससे राजधानी दिल्ली में पहुंचने की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद भी दिल्ली में तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी हवाओं के कारण उत्तर पश्चिम में भारत में मानसून की गति धीमी हो गई है, जिसके कारण अगले 2 दिनों के भीतर दिल्ली में मानसून पहुंचने की संभावना कम है। वहीं इसके अलावा आईएमडी का कहना है कि मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इजरायल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यार लैपेड ने कहा है कि नई सरकार भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। नए विदेश मंत्री के इस बयान को अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत रूस के बाद इजरायल से सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का खरीदार है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर के बधाई संदेश के जवाब में लैपेड ने ट्वीट किया है कि उन्होंने लिखा है कि मैंने दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में साथ काम करने की उम्मीद करता हूं और आशा है जल्द ही इजरायल में आपका स्वागत करेंगे। जयशंकर ने इससे पहले एक ट्वीट कर अपने इजरायली समकक्ष को बधाई दी थी।
टीम इंडिया ने मंगलवार को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में हनुमा विहारी को शामिल किया गया है, जबकि मयंक अग्रवाल और अक्षर पटेल को टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं क्रिकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा दोनों को टीम में शामिल किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस खिताबी मुकाबले में केवल 3 दिन का समय बचा है। यूपी विधानसभा चुनावों की दस्तक होते हुए उत्तर प्रदेश में भी सियासी घमासान छिड़ गया है। राज्य में मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी अब बड़ी टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। सूत्रों का दावा है कि पार्टी के बागी विधायकों ने गुटबाजी करते हुए नया राजनीतिक दल बनाने की योजना तैयार की है और यह जानकारी बसपा के बागी विधायकों असलम रईनी ने दी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जहे लक्षण महसूस होंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नू बचाउणा है, अपने परिवारां नू बचाउणा है, अपने पिंड नू बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नू बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर कराउणी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा है कि वह समाजवादी विचारधारा के लोगों को साथ लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। उन्होंने साफ किया है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया चाचा शिवपाल सिंह यादव और समेत अन्य सभी समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी हैं। कोविड और ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि स्टाफ रोस्टर के हिसाब से स्कूल आता रहेगा और 16 जून से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 12वीं का रिजल्ट 1 महीने में घोषित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में लगे आरोपों पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने ट्रस्ट और जिला प्रशासन से इस मामले में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। बता दें कि मामला प्रकाश में आने के बाद पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में लगातार दौरे कर अस्पतालों और जनपदों का निरीक्षण कर रहे हैं।
वहीं आज सीएम योगी ने कोरोना के लक्षण वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निगरानी समिति के माध्यम से मुफ्त दवा वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के गोंडा में बभनजोत विकास खंड कार्यालय की एक बैठक के वीडियो ने खंड विकास अधिकारी और विकास विभाग की कारगुजारियों को उजागर कर दिया है। ये बैठक खंड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी ने बुलाई थी, जिसमें सभी ग्राम पंचायत अधिकारी और एडीओ पंचायत मौजूद थे। वीडियो में सुना जा सकता है कि किस तरह से खंड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी प्रशासक के लिए 15% कमीशन की मांग कर रहे हैं। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के कोटा जिले में दिन दहाड़े गोली चलाने का मामला सामने आया है। कोटा के गोमानपुर इलाके में 6 हथियारबंद युवकों ने एक दुकानदार पर दिन दहाड़े गोली चलाई। इस खौफनाक घटना का मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो खूब तेजी से अब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बाइकों पर सवार होकर 6 लड़के दिन दहाड़े पिस्तौल से फायरिंग कर रहे हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। एक हथियार के लाइसेंस पर 3 हथियार रखने वालों के अब खैर नहीं होगी। हरियाणा पुलिस जल्द ही ऐसे लोगों के लाइसेंस रद्द करने वाली है। हरियाणा के नूंह डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि पुलिस कप्तान की तरफ से उपायुक्त शक्ति सिंह के आदेश पर नए हथियार लाइसेंस नियम के मुताबिक अब 1 हथियार लाइसेंस पर 2 हथियार रखना वैध है। मध्य प्रदेश के इंदौर प्रशासन ने जिले में रह रहे 5000 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भी वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है। इंदौर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने और बीजेपी सांसद नरशंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर में हजारों लोग पाकिस्तानी शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं। शरणार्थियों ने प्रशासन से मांग की थी उन्हें भी वैक्सीन लगाया जाए। प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद ये मांग मान ली गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम उपजिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि मृतक पत्रकार की पत्नी को उसकी योग्यता के अनुसार एक सरकारी नौकरी और उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करे और उसके परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद भी दी जाए। साथ ही पत्रकारों ने सुरक्षा को लेकर सरकार से कानून बनाने की मांग की। पंजाब में बठिंडा के गुनियाना रोड पर 2 नंबर झील में मां बेटी का शव मिलने से मामला सामने आया है। समाजसेवी संस्थाएं और एम्बुलेंस वर्कर का कहना है कि जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पहले 4 साल की मासूम बच्ची का शव मिली और उसके करीब आधे घंटे बाद बच्ची की मां का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस ने गरीबी से लोगों को ऊपर उठाया था, लेकिन अब बीजेपी फिर से लोगों को गरीबी की ओर लेकर जा रही है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर लगे घोटाले के आरोप पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें क्या होगा, यहां 1 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ है, संत घोटाला नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और बदमाश घायल हो गए हैं। पूरे मामले पर एसपी का कहना रहा कि कुलसिया
क्षेत्र में मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने के घायल हुआ है। एक हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है। बता दें कि शाम को बदमाश ने एक लड़के से मोबाइल फोन लैपटॉप छीना था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदानित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजनाओं में अनुमन्य अनुदान को हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20% से बढ़ाकर 40% करने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की अनुमति से जड़ा अपना फैसला एक बार फिर से बदल लिया है। अब चारधाम यात्रा के लिए दी गई आंशिक ढील वापस ली गई है। ये जानकारी उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने दी है। सुबोध उनियाल ने बताया है कि सरकार ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी इन 3 जिलों के निवासियों के लिए जो चारधाम यात्रा करने की अनुमति दी थी वो टाल दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी आज 15 जून को कैंची मंदिर के स्थापना दिवस पर मेला नहीं लग पाया है। कुछ भक्तों ने तो घर पर ही बाबा नीम करौली महाराज को याद किया, लेकिन कुछ भक्त भवाली स्थित मंदिर पहुंचे और बाहर से ही बाबा का आशीर्वाद लिया। बता दें कि सुबह 11 बजे तक ही करीब 1000 श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर चुके थे। वक्त हो चला है फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोविड गाइडलाइन में ढील मिलते ही इन दिनों नैनीताल में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। पर्यटन गतिविधियों पटरी पर आते ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बता दें कि नैनीताल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ही अप्रैल में कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। वहीं कोरोना का प्रकोप कम होते ही सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील दी है। ऐसे में सरकार के ढील देते ही पर्यटकों और कारोबारियों ने राहत की सांस ली। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। एक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुंभ मेले के दौरान कराई जाने वाली कोरोना टेस्टिंग के लिए एक प्राइवेट एजेंसी ने इतनी बड़ी जांच में कम से कम 1 लाख फर्जी रिपोर्ट जारी की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन की माता जी का कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था। विधायक के माता के देहांत के बाद उनके निवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित भाजपा के नेताओं भी शोक प्रकट करने पहुंचे। सचिन पायलट ने कहा कि मैं अपने दोस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी निजामुद्दीन की माता जी के देहांत के बाद उनका दुख बांटने उनके घर आया हूं। खुदरा महंगाई दर मई महीने में उछलकर 6.3% पर पहुंच गई है, जिसको लेकर देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा है कि थोक मूल्य सूचकांक महंगाई 12.94%, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई 6.3% है। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? इसके बाद उन्होंने लिखा है ईंधन और बिजली महंगाई 37.61% पर है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के लोग इन दिनों हाथियों के आतंक से खासे परेशान हैं। गजराज आए दिनों चाय के बागान से सटे जंगल और वन बस्ती इलाकों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों की माने तो 50-50 हाथियों के झुंड ने उनकी जीना दूभर कर दिया है। चाय के बागानों पर उनकी आजीविका टिकी हुई है, लेकिन हाथी उनको बेतहाशा नुकसान पहुंचा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों 3 दिवसीय केन्या के दौरे पर हैं, जहां पर वो दोनों देशों के बीच बेहतर कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या की राजधानी नैरोबी में महात्मा गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ही दुनिया के हर देश में महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के पाठ को बढ़ाया जाना चाहिए।
रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। कनाडा के ओंटारियो में पिछले हफ्ते रविवार रात एक ट्रक चालक द्वारा पाकिस्तानी मूल के एक परिवार को कुचल दिया गया था। नथानिएल वोल्टमैन नामक 20 वर्षीय चालक के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इसमें अब आतंकवाद से संबंधित आरोप भी चालक के खिलाफ लगाए गए हैं। मायानगरी मुंबई में एक बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने जन्मदिन पर ड्रग्स के साथ पार्टी करना महंगा पड़ गया है। पार्टी जब अपने शबाब पर थी तभी पुलिस को किसी ने खुफिया तौर पर खबर दे दी, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने देर रात होटल में छापा मारा और अभिनेत्री को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया। अभिनेत्री की पहचान नायरा नेहल शाह के रूप में हुई है। शतरंज के बादशाह विश्वनाथन आनंद को देश के सबसे युवा अरबपति निखिल कामत ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धोखे से हरा दिया। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग ऐप जीरोधा के सह संस्थापक कामत सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचना के बाद अपने कृत्य को मूर्खतापूर्ण बताते हुए माफी मांगी। कामत का सालाना वेतन करीब 100 करोड़ रुपए है। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के कोच होंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इसकी पुष्टि कर दी है। खबर के अनुसार गांगुली ने श्रीलंका में छोटी सीरीज के लिए द्रविड़ की नियुक्ति की पुष्टि कर दी है, क्योंकि उसी समय विराट कोहली की अगुवाई में एक टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों के टेस्ट सीरीज की तैयारी में बिजी होगी। ग्लोबल मार्केट में कीमतों में सुधार के चलते मंगलवार को घरेलू बाजार में सोने का दाम बढ़ गया है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का दाम 47,550 रुपए से बढ़कर 47,853 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी की कीमत 134 रुपए से बढ़ोतरी के साथ 70,261 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है। सोमवार को चांदी की कीमत 70,127 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान रावत ने उपराष्ट्रपति को कंडाली के रेशों से बनी शॉल और केदारनाथ मंदिर के प्रति कृति भेंट की है। उत्तराखंड सीएम अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, एनएस तोमर, पीयूष गोयल और हरदीप पुरी समेत कुछ अन्य मंत्रियों से भी भेंट करे और इसके साथ ही सोमवार को मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू से मुलाकात की थी। रावत ने निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य की वित्तीय स्थिति पर उनसे चर्चा की है और इसके साथ ही जीएसटी व्यवस्था के चलते प्रदेश के राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए केंद्र से मिल रही क्षतिपूर्ति को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने का आग्रह भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित और कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदानित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में अनुमन्य अनुदान को हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20% से बढ़ाकर अब 40% करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं और परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य में 10,000 जैविक क्लस्टरों की अनुमति दी गई थी। पहले चरण में आवंटित 3,900 क्लस्टरों में जैविक कृषि संबंधी कार्य पूरे भी कर लिए गए हैं और जिसमें लगभग 78,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को जैविक के अंतर्गत लाया गया है और इसके साथ ही 1.5 लाख कृषकों की आय में वृद्धि भी हुई है। तो वही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16,472 के लक्ष्य का आवंटन ग्राम पंचायत व श्रेणीवार आवास सॉफ्टवेयर में कराने का अनुरोध भी किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री को उनके मंत्रालय की ओर से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन की माता का कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था। विधायक की माता के देहांत के बाद उनके निवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित भाजपा के नेता भी शोक प्रकट करने पहुंचे थे और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री भी विधायक के घर शोक प्रकट करने पहुंचे हैं और आज राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलौर पहुंचे। बंद कमरे में 1 घंटे बातचीत के बाद सचिन पायलट और काजी निजामुद्दीन बाहर निकलकर मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मैं अपने दोस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी निजामुद्दीन की माताजी के देहांत के बाद उनका दुख बांटने उनके घर आया हूं। सचिन पायलट ने राजस्थान के सियासी उलटफेर के सवाल पर उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में चेहरा बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। उत्तराखंड में भारी प्रचंड के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है आने वाले समय में। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर मिलने पहुंचे सचिन पायलट ने शोक जताया और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज से कुछ दिन पहले हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी में संगठन में ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी और वरिष्ठ विधायक काजी निजामुद्दीन साहब की माताजी का इंतकाल हुआ था। तो आज मैं इनसे दुख बांटने के लिए और शोक प्रकट करने के लिए आज बेंगलोर में आया हूं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको उनकी रूह को अपने चरणों में जगह देंगे,
भगवान दिवंगत आत्मा को शांति देगा। और काजी साहब जब राजस्थान के सह प्रभारी थे तब लंबे समय तक हम लोगों ने मिलकर काम किया राजस्थान के अंदर भी, और हम लोग जो वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हुए उसमें काफ़ी कुछ योगदान की तरफ से। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो काजी साहब सह प्रभारी थे, हमने मिलकर वहाँ पर बहुत काम किया था। हमारा पुराना संबंध है, इनके वालिद से भी था और आज इनका। तो वहीं हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। दरअसल जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ रहा है और एक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुंभ मेले के दौरान कराई जाने वाली कोरोना टेस्टिंग के लिए एक प्राइवेट एजेंसी ने इतनी बड़ी जांच में कम से कम 1 लाख फर्जी रिपोर्ट जारी की थी। हरिद्वार जिला प्रशासन ने हाल ही में उन आरोपों की जांच का आदेश दिया है और जिनमें कहा गया है कि हरिद्वार में कुंभ उत्सव के दौरान कोरोना टेस्टिंग करने के लिए काम करने वाली प्राइवेट लैब्स की तरफ से नकली रिपोर्ट जारी की गई थी। हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ उत्सव का आयोजन किया गया था और इस अवधि में 9 एजेंसियों और 22 प्राइवेट लैब्स की तरफ से लगभग 4 लाख कोरोना टेस्ट किए गए थे। मामले में स्वास्थ्य अधिकारी अरुण सिंह ने कहा कि गलत डाटा दर्ज होने का संज्ञान लिया गया और इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे और गलत डाटा डाला गया होगा तो कार्रवाई होगी। अभी जो काफ़ी लैब हैं इसमें पैनल थी सीएम साहब की तरफ से भी और स्वास्थ्य विभाग जो कुंभ मेला का था उसकी तरफ से दोनों तरफ से जांच की गई है। ऐसा संज्ञान में आया है कि ऐसी कोई किसी ने गलत डाटा इसमें फीड किया है, उसकी जांच की जा रही है। सीडीओ साहब के रजिस्टर में से उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही सही तथ्य सामने आएंगे और उन्होंने अगर गलत रिपोर्टिंग की है तो उन पर जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, उनका पेमेंट भी नहीं किया जाएगा। सर कितनी जांचें थी जो प्राइवेट कंपनी जो जांचें कर रही थी कोरोना की? लेकिन 2 जगह से जांच हुई, सीएमओ के यहाँ से भी हुई है और हमारे यहाँ से भी हुई है। हमारे यहाँ से लगभग 2,51,000 जांचें हुई थी। नहीं सर, कंपनी कितनी थी सर जो पूरे इस मेले प्राइवेट लैब थी जिनको टेस्टिंग के लिए लगाया गया, जो बोला गया था, कितनी थी कंपनी? देखिए 10 तरह की लैब थी, 10 लैब थी हमारी तरफ से, जो सीएम साहब की तरफ से अलग से। अभी देखना पड़ेगा कि कितनी हुई है, उसकी जांच चल रही है, इसलिए उस संबंध में अभी कुछ भी बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। सर उसमें ये आ रहा है कि ये तो बता सकते हैं कि जो मेला स्वास्थ्य है कि हमारे तो कुछ शेष जो है जिले से चल रही थी। नहीं, हमारे यहाँ से भी चल रही थी, लेकिन अभी मेरा कुछ भी बोलना ना, उसमें जांच हो रही है। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नकली RT-PCR रिपोर्ट के मामले पर उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मामले की जानकारी मिलने के बाद कई जगहों पर छापेमारी की गई है और इस तरह के मामले में सरकार ने जांच के निर्देश भी दिए हैं। जितनी भी कंपनियां हैं सबसे जानकारी मांगी गई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस तरह की शिकायतें जब आई, मैंने स्वयं ऋषिकेश के एक चेक पोस्ट पर छापा मारा था और वहां पर एक ही ID की 5 RT-PCR रिपोर्ट दिखाई दी नेगेटिव। और जब मालूम हुआ कि ये आधा घंटे के अंदर RT-PCR रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो शक होना स्वाभाविक था। ऐसे में जब पूरी जांच की गई तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिस कंपनी को उस चेक पोस्ट पे चेकिंग की जिम्मेदारी दी गई थी उसको भी तत्काल से ब्लैकलिस्ट करके उसको बाहर। उसके बाद देहरादून में भी किस्से आया, आपने देखा एक नाबालिग बच्चा पकड़ा गया। इसी तरह हरिद्वार में भी किस्सा सामने आया तो लेकिन सरकार ने इससे पूर्व ही जनरल ऑर्डर कर दिया गया था सभी CMOs को कि जितने भी ये RT-PCR में कंपनियां लगी हुई हैं जो इम्पैनल्ड हैं, इनके पूरा कितना इन्होंने RT-PCR किट जो है परचेज की हैं और कितना इन्होंने सरकार को बिल सबमिट किया है, इसकी
जांच करा दी जाए और जांच आने के बाद निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से गंभीर मामला है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव है उसको अगर नेगेटिव का अगर आपको दे दिया न जाने कितने लोगों को संक्रमित करने का काम कर रहा है। तो इसमें मैंने आपसे कहा कि जो धाराएं इस समय महामारी एक्ट की धाराएं हैं वो सब इनमें लगी। तो जो भी व्यक्ति इस तरह के मानवता के दुश्मन जो बैठे हुए हैं, जिस समय जब पूरा दुनिया में मानवता खतरे में हो और ऐसी स्थिति में कुछ लोग इंजेक्शन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स ने लूटने का काम किया है, हॉस्पिटल के बेड तक बिकने का काम हुआ है। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा की अनुमति से जुड़ा अपना फैसला बदल दिया है। अब 4 धाम यात्रा के लिए दी गई आंशिक ढील वापस ली गई है। ये जानकारी उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने दी है। सुबोध उनियाल ने बताया है कि सरकार ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी इन 3 जिलों के निवासियों के लिए जो 4 धाम यात्रा करने की अनुमति दी थी वो टाल दी गई है। चूंकि नैनीताल हाई कोर्ट में 4 धाम यात्रा को लेकर सुनवाई चल रही है और इसलिए 16 जून के बाद राज्य सरकार यात्रा की इजाजत देने पर फिर से विचार करेगी। इससे पहले सोमवार को उनियाल ने कहा था कि जिन जिलों में 4 धाम स्थित हैं उन जिलों के निवासियों को निगेटिव RT-PCR कोविड जांच रिपोर्ट के साथ मंदिरों के दर्शन की अनुमति दे दी गई है। कोविड गाइडलाइन में ढील मिलते ही इन दिनों नैनीताल में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। पर्यटन गतिविधियां पटरी पर आते ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बता दें कि नैनीताल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ही अप्रैल में कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। नौकायान बंद होने के साथ नगर में प्रवेश के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई थी और इसके साथ ही होटल में ठहरने के नियम भी कड़े कर दिए थे। वहीं कोरोना का प्रकोप कम होते ही सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील दी है और ऐसे में सरकार के ढील देते ही पर्यटकों और कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। सोमवार से नैनी झील में नौकायान और शुरू होने के साथ ही पंत पार्क में फल लगने के शहर की रौनक लौट आई है। पूरे दिन नैनी झील में नौकाएं लहरों के बीच हिलोरी मारती नजर आई और पर्यटकों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। वहीं पर्यटक पंत पार्क में लोग लगे फलों और भोटियों मार्केट से खरीदारी करते नजर आए। इधर देर शाम तक माल रोड में पर्यटकों की चहलकदमी होती रही। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी आज 15 जून को कैंची मंदिर के स्थापना दिवस पर मेला नहीं लग पाया है और कुछ भक्तों ने तो घर पर ही बाबा नीम करौली महाराज को याद किया। लेकिन कुछ भक्त भवाली स्थित मंदिर पहुंचे और बाहर से ही बाबा का आशीर्वाद लिया। बता दें कि सुबह 11 बजे तक ही करीब 1000 श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर चुके थे। वहीं मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि बीते 57 वर्षों में ये दूसरा मौका है जब स्थापना दिवस पर यहां मेला नहीं लगा है। बाबा नीम करौली के भक्तों में स्थापना दिवस को लेकर उत्साह की कोई कमी नहीं है और वो दिल में उनकी यादें और छवि को संजोए अपने घरों में ही श्रद्धा से इस दिन को उल्लास के साथ मना रहे हैं। मंदिर पहुंचे कुछ भक्तों का कहना है कि अगले वर्ष और अधिक उत्साह के साथ कैंची मंदिर के स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि कोरोना फैलने के संभावित खतरे को देखते हुए कैंची धाम ट्रस्ट ने नीम करौली बाबा के धाम में होने वाले वार्षिक मेले के आयोजन से इनकार कर दिया था। उत्तराखंड की खबरों में सिलसिला लगातार खबरों का जारी रहेगा। फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी विधायक का चालान काटते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि विधायक प्रदीप बत्रा अपने परिवार के साथ घूमने निकले थे और जिस पर पुलिसकर्मी ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं बत्रा ने पूरे मामले पर कहा है कि उन्हें बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, जिसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि उन्होंने पूरे समय मास्क पहना हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने परिवार के साथ घूमने निकले थे। बावजूद इसके उनका चालान काटा गया है। विधायक प्रदीप बत्रा ने चालान वापस करने की मांग भी की है। तो आपने भी देखा होगा जो आपके संज्ञान में है, जो चालान मेरा कटा वीडियो में आपको कहीं भी बिना मास्क नजर आ रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है कि मेरा चालान गलत काटा गया और मैं मास्क पहने हुआ था, मेरा परिवार मास्क पहने हुआ था। तो ये जो मेरा छोटा चालान कटा है ये खारिज किया जाए और जो मेरे से 500 रुपये वसूले गए जुर्माने के तौर पे मेरे 500 रुपये वापस करें। कहाँ का है पूरा? मसूरी पर्यटक स्थल है, परिवार साथ में मसूरी घूमने गया था, तो वहाँ पर ये प्रकरण हुआ। वीडियो जो है जोड़ तोड़ के दिखाया गया है, इसमें जो है प्रॉपर मास्क लगा रखा है और पुलिस वाला का बर्ताव आम पब्लिक के साथ जो है वो अच्छा नहीं था। वहाँ जो पर्यटक आ रहा था वो उसे त्रस्त था, वहाँ के दुकानदार उसे त्रस्त थे। मेरे द्वारा उसको समझाए जाने पर मेरे से मिसबिहेव किया गया और अपनी बात छुपाने के लिए मास्क के नाम पर चालान कटा है। जो जूता चालान मेरा कटा है, जो कि मेरा और खबर नैनीताल से है, जहां लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र पुलिस ने शमशान घाट के पास जंगल से 3 युवकों को 2 बंदूक व 1 तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से जिंदा कारतूस व खोखे भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी बिंदुखत्ता के रहने वाले हैं, जबकि एक पंतनगर के चकफेरी कॉलोनी का रहने वाला है। कोतवाल संजय कुमार ने बताया है कि लाल कुआं के क्षेत्र के अंतर्गत अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी और जिसको देखते हुए उनके द्वारा अधीनस्थ पुलिस बल को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर टीमें गठित की गई, जिस पर पुलिस ने आज शमशान घाट के पास उनके नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और उन्होंने कहा कि अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर जेल भेज रही है और आगे भी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। हमको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि कोई यहाँ अवैध असलों के साथ यहाँ लोग रहते हैं और किसी क्राइम की करने की फिराक में। इस सूचना पर जब हमारे द्वारा एक टीम लगाई गई, टीम को कल शाम सूचना मिली लेट आवर में कि 3 लोग हैं जो बाइक पे हैं और वो शमशान घाट के पास असलों के साथ हैं और किसी बड़ी घटना घटने की फिराक में। इस सूचना पर हमारी टीम ने वहाँ घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद उन लड़कों को पकड़ा। तो तीनों लड़कों के पास से 2 12 बोर की बंदूकें, एक 315 बोर का तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद थाने लाए और नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत किया करके उनको जेल भेजा जा रहा है। कौन-कौन लोग, कितने लोग शामिल हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 3 लोग बेसिकली मिले हैं, जिनमें एक सूरज नाम का लड़का है, ये पंतनगर का रहने वाला है, एक गंगा है और एक प्रताप, ये हमारे बिंदुखत्ता का रहने वाले हैं। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आने वाले मानसून को देखते हुए नगर पालिका ने नगर के अंदर की मुख्य नालियों की तली झाड़ सफाई प्रारंभ करा दी है और इससे पूर्व गलियों की छोटी नालियों की तली झाड़ सफाई प्रारंभ हो चुकी है। आज पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने खुद तली झाड़ नाली का सफाई का कार्य प्रारंभ करवाया और पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि नगर के अंदर पिछले 4 वर्षों से सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जिस कारण नगर की मुख्य नालियों को तोड़ दिया गया था और जो अभी तक आधी अधूरी बन नहीं पाई हैं। सुंदरीकरण के कारण हुई तोड़फोड़ में नालियों में रोड पत्थर भी गिर गए हैं और जिस कारण पानी की समुचित निकासी रुक गई है।
और हल्की बारिश में से भी सड़क पर जलभराव हो जा रहा है और जिसको देखते हुए नालियों की तली झाड़ सफाई प्रारंभ करा दी गई है ताकि सड़कों पर वर्षा काल में जलभराव न हो सके। मानसून बिल्कुल नजदीक आ गया है। मानसून के नजदीक आने से आप देख रहे होंगे कि इस समय शहर के अंदर जो है कि सौंदर्यीकरण को लेके भी नालों के अंदर रोड़े पत्थर काफी जमा हो गए हैं और जो है कि बहुत सारी मिट्टी से नाली हमारी पट गई है, जिसको लेकर आज मुख्य नालों की तलीझाड़ सफाई हम लोगों ने प्रारंभ करा दी है, जिसमें जो है कि हमारी किच्चा रोड, खटीमा रोड, जेल कैंप रोड, मीना बाजार रोड और चिंती मजरा, पंडरी खेड़ा और तुम्हारे क्या कहते हैं सोसाइटी के बगल से जो नाले जाते हैं, ये इस प्रकार से जो है 10-12 नाले मुख्य हैं जो पानी की निकासी कराते हैं। उनके लिए तलीझाड़ आप देख रहे हैं कि सफाई प्रारंभ करा दी गई है। बहुत तेजी से जो है कि सफाई होगी ताकि सड़कों पर पानी ना भर सके और लोगों को इससे निजात मिल सके कि वर्षा काल में जलभराव ना हो। हमारे नगर पालिका में जो मुख्य नाले हैं उन नालों की हम तलीझाड़ सफाई करवा रहे हैं, जिसमें हमने स्पेशल तौर से अलग से गैंग लगाई है। जो हमारे स्टाफ के कर्मचारी हैं उनके साथ में 8-10 कर्मचारी हमने मतलब अलग से लेबर लगाई है, जिससे कि हमारे नगर की जो है। तो उधर ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां हिंडोला घाट के पास एक बोल्डर ऊपर पहाड़ी से मैक्स वाहन पर आ गिरा और वाहन में चालक समेत अन्य लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस चौकी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन के अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया और घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया। वहीं चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और अन्य की हालत नाजुक बताई जा रही है। नगर की तरफ सुबह एक प्राइवेट गाड़ी में एक पत्नी, उसके 2 बच्चे और अन्य सवारी जा रही थी। अचानक ऊपर से पत्थर गिरने से मौके पे ही ड्राइवर की जो स्थानीय था उसकी मृत्यु हो गई है और 2 बच्चे इंजर्ड हैं, जिनको उत्तराखंड के सितारगंज में आम आदमी पार्टी नानक मत्ता विधानसभा के बिडोरा गेट से सुनखरी गांव को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की मांग को लेकर जल्द ही आंदोलन करेगी। बता दें कि बिडोरा गेट से सुनखरी गांव को जोड़ने वाली सड़क पिछले 18 सालों से अधिक समय से क्षतिग्रस्त है और इस मार्ग से होकर जाने वाले हजारों नागरिकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बरसात के दिनों में तो स्थिति और भी भयावह पैदा हो जाती है। सड़क के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक से भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। यही कहना चाहूँगा और नानक मत्ता विधानसभा का मैंने जहाँ देखा है, केवल एक अकेले इसी रोड की बात नहीं है। ये जो बिडोरा से सुनखरी तक रोड आ रही है, नानक मत्ता विधानसभा में तमाम ऐसी रोडें और हैं जहाँ के लोगों को सिर्फ जो है विधायक जी द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है। इन युवाओं का कहना बिल्कुल सही है, इन्हें आश्वासन और आश्वासन ही मिला है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ के युवाओं ने जो है कई सालों से जो है इस संबंध में पत्राचार भी किया, कार्रवाई भी की है और काफ़ी हद तक इस काम को आगे बढ़ाया है। हम तो सिर्फ इनके संग खड़े हैं। इनके रोड को लेकर लड़ी है और आज तक उसी हालत में हमें ये रोड देखने को मिला है। तो रजनीश जी, आप कितने सालों से विधायक जी को इस बारे में बता रहे हैं और बता चुके हैं? देखिए, मेरा नाम प्रभात है और मैं इसी ग्राम। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी है और सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज लगातार बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक किया गया है। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। सीएम अमरिंदर ने बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया है और अगले आदेश तक अब स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तो कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं पंजाब में। उसको देखते हुए पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है और कोरोना संक्रमण थमता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन और उसके तहत ये कहा है कि अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनका पालन करवाते हुए लगातार कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही थी। और हालांकि उस पर लगाम लगाने में सरकार लगातार प्रयासरत थी, कामयाब भी होती हुई नजर आई। अब उसी को लेकर के ये फैसला लिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण की चैन कड़ी को अभी फिलहाल बढ़ने न दिया जाए और लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले कम आ रहे हैं उनमें कमी दर्ज की जाए और कोरोना पर जीत हासिल किया जाए। इसको लेकर के पंजाब सरकार लगातार से अपनी नई गाइडलाइन जारी कर रही है और नए नए दिशा निर्देश समयानुसार देती रहती है और लोगों से उसका पालन करने की अपील भी करती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले थमते नजर आ रहे हैं और उसी के तहत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और ये कहा है कि अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों का रुख कर लेंगे। कोरोना वायरस के भारत में कहर ढाने वाले डेल्टा वेरिएंट के एक और रूप यानी डेल्टा प्लस को लेकर अब सरकार सतर्क हो गई है। वहीं वेरिएंट मार्च से ही हमारे आसपास मौजूद है, सरकार ने यह दावा किया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी चिंताजनक नहीं है, लेकिन हमें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट 2020 के मुकाबले ज्यादा चालाक हो गया है। ये यूरोप में मार्च में मौजूद था। डॉक्टर पॉल ने आगाह किया है कि अब हमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगातार पहने रखना होगा और इसके बिना परिस्थिति फिर खराब हो सकती है। कि जो हम वेरिएंट्स के साथ डील कर रहे हैं वो पुराना ओरिजिनल वेरिएंट्स की बजाय हम अब जानते हैं क्लियरली कि रिलेटिवली हाईली ट्रांसमिसिबल है, फैलता है। तो इसलिए उस एफर्ट में, कंटेनमेंट के एफर्ट में हमें और भी चौकस रहना पड़ेगा और इसी प्रकार अपना बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क की भी जिम्मेवारी हमें ये लेके एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि ये वाला जो वायरस है ये ज़्यादा चालाक वायरस हो गया है। 2020 के ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सेस होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया। उस वेव को इंटेंस करने में इस वेरिएंट का बहुत रोल रहा है।
उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है। इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AV.1 कहा गया है, कापा वेरिएंट के साथ वो नाम है, लेकिन इसेंशियली एक नया डेल्टा के अंदर ही एक नई चेंज वेरिएंट जो है वो मार्च से देखा गया है यूरोप में और इसको नोटिफाई या इसको पब्लिक डोमेन में 13 जून को लाया गया, just a few 2 days ago. So the present status is that yes, a new variant has been found. This is a variant of interest. This is not as yet classified as a variant of concern. A variant of उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि रिकवरी रेट भी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के ताजा हालात पर सूचना के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 340 नए मामले सामने आए हैं और 11,104 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कल 2,57,135 सैंपल टेस्ट किए गए, जिस दौरान पॉजिटिविटी दर मात्र 0.1% रही। तो वहीं नवनीत सहगल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2,34,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और इनमें 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 50 लाख से ज्यादा डोज दी गई है। उन्होंने कहा कि बीते रोज 4,51,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। तीन 340 नए मामले आए हैं। इस प्रकार नए आने वाले मामले जो कभी 23 अप्रैल को 38,000 से अधिक थे, लगभग 1.5 माह में घट के ये 340 प्रतिदिन रह गए हैं और टेस्ट की संख्या भी 2,57,135 रही है। मामले कम होने के बावजूद भी टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस प्रकार आज जो है ठीक वाले मामलों की संख्या 11,004 है। जो मुख्य अगर हम आंकड़े देखें तो जहां नए केस केवल 340 हुए हैं, वहीं पर अब कुल एक्टिव मामले 7,221 रह गए हैं। ये बताना है कि देश में उत्तर प्रदेश का एक अपना एक अभिनव मॉडल है, एक अपना एक अनूठा मॉडल है, जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में नेतृत्व में 3T जो एक्टिव, जो एग्रेसिव, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की जो नीति अपनाई गई और इसके साथ साथ जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू। एलजेपी संसदीय दल के नए नेता बने पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और इसमें चिराग पासवान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाने का फैसला लिया गया। इस पर एलजेपी विधायक राजू तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बैठक होती है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे सम्मानित सदस्य उपस्थित थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रधान महासचिव थे, अब्दुल खालिक साहब, सब लोगों के सबसे राय करके ये निर्णय लिया गया है। ये कोई इकलौता राय करने की बात नहीं है, ये सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों के सर्वसम्मत से फैसला लिया गया। उन लोगों को निकाला। अब वो दावा क्या करेंगे देखा जाएगा, लेकिन हमारा जो अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हमारा संवैधानिक के तहत हम लोग अपना पार्टी का निर्णय लिया। पारस साहब ने धोखा दिया है आप लोग को? क्या पारस जी ने धोखा दिया चिराग पासवान? अरे भाई, आप लोग जानते होंगे कोई भी पार्टी का संविधान होता है, बिना संविधान के तहत कोई निर्णय नहीं होता है। क्या धोखा दिया गया चिराग पासवान को? धोखा ही कहेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी के 41 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार खुद हिंसा में और प्रोत्साहन दे रही है और इसीलिए हम मजबूरन कोर्ट तक गए थे। 2 मर्डर जो हुआ था अपने कार्यकर्ताओं, उसको लेकर हम पहली बार कोर्ट गए थे। चुनाव रिजल्ट घोषणा होने के बाद लगभग अभी तक 41 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और सुनवाई भी हुई है। हमें लगता है कि कोर्ट बहुत सीरियस है इस मामले में और सुनवाई होगी, जरूर उसका न्याय भी हम लोगों को मिलेगा। और यहाँ हाईकोर्ट में भी हम लोग जो कहते हैं कि हजारों लोग घर से बाहर हैं, उनको घर पहुँचाया जाए, तो यहाँ की भी महामान्य हाईकोर्ट ने भी सरकार को बताया कि उनको घर पहुंचाए, उसका कार्रवाई भी शुरू हुई है। लेकिन घर पहुंचना और रहने का वातावरण अभी भी नहीं है वहाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, इसलिए लोग डर रहे हैं।
और जाने के लिए तैयार नहीं है। 18 जून तक टली है। नहीं, ठीक है, 18 जून कोर्ट अपने हिसाब से सुनवाई करेंगे। मुझे लगता है उसके लिए और भी जो एविडेंस चाहिए वो हम लेके वहाँ ऊपर सरकार को कोर्ट के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा आज या कल, और सच्चाई भी सामने आ जाएगी और हमें न्याय भी। उसमें उत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने लोगों को संभाल के रखे और जो पार्टी में जिनको लोग ला रहे हैं उनको कैसे जगह देंगे वो सोचे। भारतीय जनता पार्टी के जितने एमएलए एमपी हैं वो हमारे साथ ही हैं। हज यात्रा रद्द होने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सऊदी अरब सरकार ने विदेशियों को हज यात्रा को रद्द किए जाने का फैसला सही है। हम सऊदी अरब के फैसले के साथ हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सऊदी अरब के फैसले के साथ हैं। हमने हज 2020 की सारी तैयारियां कर ली थी और हम इंतजार कर रहे थे कि सऊदी अरब जो भी फैसला करेगी हम उस फैसले के साथ हैं। और सऊदी अरब ने जो है वो कोरोना के पैंडेमिक को देखते हुए और लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान में रखते हुए जो इंटरनेशनल हज करने वाले लोग हैं, यानी कि सऊदी अरब से बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको इजाजत नहीं दी है। मैं मानता हूं कि ये उनके देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये एक अच्छा फैसला है, उचित फैसला है। मुझे तो आज खुशी इस बात की भी है कि मैंने कल देखा कि सऊदी अरब ने बिना महरम के महिलाओं को भी हज यात्रा पर आने की बात कही है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय बहुत पहले 3 साल पहले लिया था। उस पर भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि बिना महरम के कैसे महिलाएं जाएंगी, जो कि एक तरह से कुरीति थी, कुप्रथा थी, जिसे कि खत्म किया गया था और मोदी जी ने उसको खत्म किया था। और लगभग 5000 से ज्यादा महिलाएं उस फैसले के खत्म होने के बाद सऊदी अरब में हज यात्रा पर कर चुकी हैं। इस बार भी काफी हद तक काफी संख्या में जाने वाली थी, लेकिन सऊदी अरब का भी मैंने देखा, मुझे खुशी हुई कि उन्होंने भी जो है। गलवान घटना को 1 साल हो गया है और ऐसे में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला किया है और कहा है कि चीन की सेना हमारे 1000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में बैठी हुई है। हमें अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए विदेशी सेना की मदद लेनी पड़ रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हमने भारत के 20 बहादुर सिपाहियों की जान को गंवाया और उनकी जान इसलिए गई क्योंकि चाइना की PLA की आर्मी ने हमारे इन 20 बहादुर सिपाहियों के और लेफ्टिनेंट कर्नल की जान ले ली। आज 1 साल हो चुका है। इस 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन अजीम सिपाहियों की कुर्बानियों को रायगा जाने दिया। इनकी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं है। इस सरकार में आज भी इंडिया की टेरिटरी में चीन की PLA की फौज बैठी हुई है। हमारी फौज इन इलाकों में जा नहीं सकती। तीसरी चीज यह है कि नरेंद्र मोदी भारत की फॉरेन पॉलिसी को अपनी करिश्मा के ऊपर, अपने पर्सनल करिश्मा के ऊपर चलाना चाहते थे और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है। 1 साल हो गया और 1 साल के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की टेरिटरी पर चीन की फौज बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 13 महीने से ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना कोई प्रेस ब्रीफिंग देती है और ना पार्लियामेंट में जब मेंबर्स ऑफ अपोजिशन के एमपीज उठकर सवाल करते हैं लद्दाख के ऊपर, तो मोदी की सरकार लद्दाख में बुरी तरह नाकाम इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि वो देश को नहीं बता रही है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इनकी पॉलिसी क्या है और कैसे उस टेरिटरी को चीन से हासिल किया जाएगा। लेगेसी इश्यूज नहीं है, हम सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार लद्दाख में इनकी नाकामी की वजह से आज हमको अपनी भारत के बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए फॉरेन कंट्रीज के मिलिट्री की हेल्प लेना पड़ रहा है और यूएस से हमने ड्रोन हासिल किया है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन के खिलाफ लद्दाख में नाकामी की वजह से हम कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमला करेंगे तो हमको हमेशा चीन के मिलिट्री। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर दिन में हमला हुआ। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। संजय सिंह ने कहा कि हमलावर उनके खिलाफ और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर नारे लगा रहे थे। बता दें कि संजय सिंह ने कुछ दिन पहले ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद
में घोटाले का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने यह भी कहा था कि अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं इन चंदा चोरों को जेल भिजवा कर रहूंगा। संजय सिंह बोले कि मेरा घर महामहिम राष्ट्रपति के घर से कुछ दूरी पर है, ये वीआईपी इलाका है और यहाँ पर अन्य सांसद भी रहते हैं, ऐसी जगह पर मेरा घर है, फिर भी मेरे घर पर हमला हो गया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने की गिरफ्तारी हुई है वो घर के अंदर घुस रहे थे मुझ पर हमले के लिए, लेकिन मेरे साथियों ने उन्हें रोक लिया, फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि हमलावरों में 4-5 लोग शामिल थे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के घोटाले का मामला उठाया है। जब से मैंने चंदा चोरों को बेनकाब किया है उसके बाद से लेके लगातार भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मेरे ऊपर हमला कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं उन भाजपा नेताओं को कहना चाहता हूं, मेरी चाहे हत्या करवा लो, चाहे 1000 हमले करवाओ, लेकिन चंदा चोरों को बेनकाब करके मानूंगा, चंदा चोरों को जेल भिजवाकर मानूंगा। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई, ये सवाल बार बार उठाता रहूंगा। इन चंदा चोरों को जेल में भेजना चाहिए। आप मेरे ऊपर हमले करवा रहे हैं। कल से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, कोई उप मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई कुछ, इसको मारो, इसको काटो, इसको जेल में डालो, इसको ये करो, काटो मुझे, आओ काटो मुझे। शिकायत भी की है, उन लोगों को पकड़ के भी लेके गए हैं, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि महीनों पहले, अभी कुछ महीने पहले मुझे मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जलाने की धमकी दी गई। 14 मुकदमे आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में मेरे खिलाफ किया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया, मेरी पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर इसके बावजूद कह रहा हूं, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर जो करोड़ों का घोटाला किया है, उन चंदा चोरों को बेनकाब करूंगा और उनको जेल भिजवा के मानूंगा। महामहिम उपराष्ट्रपति जी को भी मैं पहले जानकारी दे चुका हूं। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने और प्रभु श्री राम एवं उनके भक्तों को बदनाम करने के उद्देश्य से बिना किसी सबूत के राम जन्मभूमि न्यास पर आरोप लगाकर निम्न स्तर की राजनीति करते हुए 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले आप नेता संजय सिंह और सपा नेता पवन पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आकाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाते हुए आज इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया को ज्ञापन दिया है। बदलने वाली है और भव्य वहां पर रामलला का मंदिर बनने वाला है। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में आप नेता संजय सिंह जी और पवन पांडे जी द्वारा दस्तावेज को गलत तरीके से प्रस्तुत करके राम जन्मभूमि सेवा न्यास ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जो पूरी तरह से बेबुनियाद है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट अपना क्लेरिफिकेशन भी दे चुका है। तो इन लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, इससे पूरे देश का हिंदू समाज, सभी देशवासी बहुत दुखी हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज डीआईजी इंदौर को निवेदन किया है, उन्हें प्रमाण के साथ हमने निवेदन किया है कि इनके आरोप बेबुनियाद है, करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाले हैं। इसलिए इन चारों लोगों पर, संजय सिंह, पांडे जी, अरविंद केजरीवाल जी और अखिलेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को देश में मानसून की तैयारी और बढ़ा के लिए स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। यहीं उच्च स्तरीय बैठक में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। इस बार मानसून देश भर में करीब 10 दिन पहले आ गया है। 14 जून को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बयान के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी मध्य और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ छींटे और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की गई है। अगले 4 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, कर्नाटक और केरल और महाराष्ट्र में गरज के साथ भारी से भारी, बहुत भारी बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से बीजेपी के पाप धुलने वाले नहीं हैं। पिछले 4 सालों में बीजेपी को सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है। पायलट ने आगे कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़कर सरकार बनाएगी।
बता दें कि सचिन पायलट उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरान विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला किया। इसके साथ ही उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया है और इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से कुछ समय पहले ही देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने नाकामियों को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री को बदला है। मुख्यमंत्री बदलने से उसके पाप धुलने वाले नहीं हैं। जानते हो, आज से कुछ दिन पहले हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी में संगठन में ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी और वरिष्ठ विधायक काजी निजामुद्दीन साहब की माताजी का इंतकाल हुआ था। तो आज मैं इनसे दुख बांटने के लिए और शोक प्रकट करने के लिए आज बेंगलोर में आया हूं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको उनकी रूह को अपने चरणों में जगह देंगे, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति देगा। और काजी साहब जब राजस्थान के सह प्रभारी थे तब लंबे समय तक हम लोगों ने मिलकर काम किया राजस्थान के अंदर भी, और हम लोग जो वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हुए उसमें काफ़ी कुछ योगदान संगठन की तरफ से। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो काजी साहब सह प्रभारी थे, हमने मिलकर वहाँ पर बहुत देवभूमि उत्तराखंड में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तराखंड की रूलिंग पार्टी अपना मुख्यमंत्री बदलने से उनके पाप धुलने वाले नहीं हैं। जो पिछले पौने 5 साढ़े 4 साल में हालात पैदा हुए हैं और आने वाले चुनावों में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हुए यहाँ का प्रत्येक मतदाता भारी बहुमत के साथ कांग्रेसी सरकार निर्माण करेगा। उत्तराखंड में सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने से भाजपा के कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उत्तराखंड में कांग्रेस एकजुट है, सबने मिलकर काम किया है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़कर उत्तराखंड में। राजधानी दिल्ली में इसी साल 29 जनवरी को इजरायली दूतावास के पास हुए विस्फोटक मामले में 2 संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स ने हाथ में एक पाइप फाइल और दूसरे ने एक बैग लिया हुआ है। विस्फोट के बाद इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्धों ने जामिया नगर से ऑटो किया और फिर अब्दुल कलाम रोड पहुंचे। फिर विस्फोटक रखने के बाद ये दोनों ऑटो से अकबर रोड पहुंचे और वहां दोनों ने पहचान छिपाने के लिए जैकेट उतार दिया। बता दें कि पहले इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कर रही थी, लेकिन बाद में इस मामले की जांच एएनआई को सौंप दी गई थी। गुजरात में अगले साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में लगातार मंथन का दौर चल रहा है। संगठन नेताओं के साथ कई दौर की मीटिंग के बाद अब बीजेपी ने अपने सभी विधायकों और पार्टियों के पदाधिकारियों की एक साथ आज मंगलवार की शाम गांधीनगर में अहम बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बैठक के जरिए पार्टी और सरकार में गुटबाजी के दूर करने और 2022 के चुनावी जंग फतह करने की रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की तेजी से बढ़ती सक्रियता को लेकर भी बीजेपी चिंतित हो गई है और ऐसे में बीजेपी की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। केरल के एक वन क्षेत्र से जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है, जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कथित तौर पर एक प्रशिक्षण शिविर संचालित कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य के वन विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को कोल्लम जिले में छापेमारी की, जिसमें जिलेटिन की 2 छड़ें, 4 डेटोनेटर और बैटरी, कुछ तार और चिपकने वाले पदार्थ बरामद हुए हैं। जिले के पठानपुर में केरल वन विकास निगम के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले काजू उत्पादन क्षेत्र में विभाग द्वारा तलाशी ली गई। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की जानकारी मिली थी कि पीएफआई कथित तौर पर पठानपुरम में कुछ गुप्त प्रशिक्षण शिविरों का संचालन कर रहा और विस्फोटक उसके शिविर की रसद का हिस्सा है। पीएफआई की स्थापना केरल में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसियों ने विस्फोटक का जखीरा मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। कोरोना महामारी से अपने माता पिता व अभिभावक को खो चुके बच्चों की पढ़ाई का खर्च अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को राज्य सरकार की महतारी दुलार योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार उनके स्कूल के फीस का खुद वहन करेगी। बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से मृत लोगों और पालकों के ऐसे बच्चों को शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत थे उन्हें निःशुल्क शिक्षा और मासिक छात्रवृत्ति देने के लिए महतारी दुलार योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर प्रशासन ने जिले में रह रहे 5000 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भी वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया है। इंदौर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया और बीजेपी सांसद नरशंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर में हजारों लोग पाकिस्तानी शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं। शरणार्थियों ने प्रशासन से मांग की थी उन्हें भी वैक्सीन लगाया जाए और प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद ये मांग मान ली गई है। वहीं सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। इंदौर में बहुत तेजी से काम हो रहा है। लगभग 28 लाख यहाँ की जनसंख्या है और उसमें से 16 लाख वैक्सीनेशन हो चुके हैं। लगभग 12 लाख के आसपास बाकी हैं और जैसे ही वैक्सीनेशन उपलब्ध हो रही है हम लगाते जा रहे हैं। इंदौर में लगभग 350 शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिला के सेंटर बनाए गए हैं जहाँ की वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। यहाँ एक बात और है कि लगभग 5000 से ज़्यादा पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हमारे हिंदू भाई बहन यहाँ रह रहे हैं जो विधिवत लॉन्ग टर्म वीजा पे रह रहे हैं। उनको भी वैक्सीनेशन लगाने के लिए शासन से मार्गदर्शन दिया गया है और उनको भी वैक्सीनेशन आने वाले समय में लगेगा। इंदौर में कुछ पाकिस्तानी नागरिक हैं जो यहाँ का लॉन्ग एक्सटेंडेड वीजा पे रहते हैं और इन लोगों को भी टीकाकरण करने की बात सामने आई है। माननीय सांसद महोदय ने भी इस बारे में चर्चा की थी। कलेक्टर महोदय के पास भी ये लोग गए थे और राज्य स्तर से इस तरह का हमें वो निर्देश मिला है कि इन लोगों को भी हम एक वर्क प्लेस बनाकर टीकाकरण कर सकते हैं बशर्ते इनके पास कुछ एक इस तरह का कागजात हो जो यह सिद्ध करता हो कि ये लॉन्ग एक्सटेंडेड वीज़ा पर इंदौर आए हुए हैं और यहाँ बचे हुए हैं, या जिन लोगों के पास में वहाँ का पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी वैलिड रहेगा। लॉन्ग एक्सटेंडेड वीज़ा के अतिरिक्त एक और तरीका होता है जिससे हम इनको टीकाकृत कर सकते हैं। वो ये रहेगा कि इनका ग्रुप बनाकर किसी एक व्यक्ति को ये सत्यापित करना होगा कि ये वाला ग्रुप पूरा इस तरह का नागरिक है और वहाँ से आए हैं ये लोग पाकिस्तान से और इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के आईडी पर भी बाकी लोग। बुधवार से खुलने जा रहे ताजमहल में जिला प्रशासन ने कैंपिंग कर दी है। ताजमहल में एक समय में अधिकतम 650 पर्यटक जन सामान्य रह सकेंगे। इनमें बच्चे, गाइड और फोटोग्राफर भी शामिल होंगे। पर्यटकों के लिए यह व्यवस्था परेशानी बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। इसके लिए आगरा के जिलाधिकारी ने और भी ज्यादा जानकारी साझा की है। ताजमहल के साथ ही एएसआई के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं सबको टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। ताजमहल में एक रेस्टोरेंट रहेगी। एक साथ 650 से ज़्यादा लोग वहाँ पे अंदर कैंपस में टूरिस्ट न रहें, इसके लिए वहाँ की जो टीम है उनको निर्देशित किया गया है। सीआईएसएफ प्लस हमारी जो एएसआई के जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे वो इसको इंश्योर करेंगे। साथ ही साथ हमारी जितनी टीम है वहाँ पे जो टिकटिंग का काम करती है, फ्रिस्किंग का काम करती है या अंदर ड्यूटी पे लगी होती है, उनके आज वैक्सीनेशन का स्पेशल कैंप लगाया गया है ताकि जो लोग कोविड टीकाकरण जिनका नहीं हो पाया है वह भी आज कंप्लीट हो जाए। सर पहले की तरह जिस तरह से पूरे दिन की एक लिमिट बनाई गई थी, पहले जो लिमिट था हम लोग स्टार्ट किए थे 2000 से स्टार्ट करके 5000 और फिर 10,000 गया था। उसमें कई सारी कमी हुई थी। एक साथ लोग चले जाते हैं तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पालन नहीं होता है। उसके दृष्टिगत रहते हुए अभी 650 का एक बार लिमिट। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल के आजाद मैदान यूनिट ने गोवांडी इलाके से एक ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ड्रग्स पेडलर्स के पास से 100 ग्राम एमडी ड्रग्स पकड़ा गया है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपी मोहसिन कयूम सैयद को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के एंटी नारकोटिक्स सेल आजाद मैदान यूनिट ने गोवंडी से एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 100 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। मुंबई में लगातार जिस तरह से ड्रग्स का जाल फैला हुआ उसको तोड़ते हुए एक तरफ एजेंसी भी एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है तो वहीं एंटी नारकोटिक्स सेल भी लगातार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार एंटी नारकोटिक्स सेल जानना चाहती थी कि जिस कयूम नामा शख्स को गिरफ्तार किया है
वह कितने लोगों को और ड्रग्स सप्लाई करता था। लेकिन जो जानकारी मिली है कि कयूम काफी दिनों से इस तरह के ड्रग्स के जो कारोबार में शामिल था और कई हाई प्रोफाइल लोगों को ड्रग्स मुहैया करवाता था। फिलहाल जिस तरह से 100 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है, वह कहां से लाया था और किसको देने वाला था, इसकी जानकारी के लिए एंटी नार्कोटिक्स लगातार जांच कर रही है। फिलहाल एनडीपीएस कोर्ट में उसको पेश किया, जहां 21 जून तक न्यायालय में रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि कयूम के अलावा भी कई लोग इस पूरे मामले में शामिल है, जिसकी तलाश में एंटी नार्कोटिक्स सेल है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। नंगल बीबीएमबी के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव बीबीएमबी के आला अधिकारियों को साथ लेकर भाखड़ा बांध की गोविंद सागर झील में सिल्ट देखने के लिए गए। दरअसल यहां कई सालों से प्रयास किया जा रहा है कि गोविंद सागर झील में सिल्ट कैसे निकाला जाए और इसी को लेकर बीबीएमबी की ओर से बहुत जल्द टेंडर लगाए जाने की बात कही गई है और जो भी कंपनी इस टेंडर के शर्तों के हिसाब से सही बैठेगी उनको टेंडर देने की बात कही गई है। वहीं इस दौरान बीबीएमबी चेयरमैन ने बीबीएमबी ट्रेनिंग सेंटर में 100 KWP को सोलर सिस्टम, बीबीएमबी कॉलोनी के नर्सरी स्क्वायर में लगे ओपन जिम, स्टाफ क्लब नंगल में ओपन जिम का लोकार्पण किया। हाँ, डेल्टा के बारे में देखा। डेल्टा से हमारी कैपेसिटी कम होती है डैम की, तो उसको क्या तरीका अपनाना है, उसको हटाने के लिए कैसे करना है, उसका टेंडर वगैरह करेंगे जी सर। क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिवर मटेरियल होता है इसकी कीमत होती है, तो पहले कोशिश कर रहे हैं कि ये टेंडर निकालेंगे अगर कोई ले लेता है उसको। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में राजनीति उस समय गर्मा गई जब जनपद के तितावी थाने के सामने पानीपत खटीमा मार्ग पर गठबंधन पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी के नेताओं की ओर से जबरदस्ती डिंडावाली गांव निवासी बीडीसी सदस्य धर्मेंद्र कश्यप को वोट के लिए उठा लिया गया, जिसके लिए उन्हें यहां धरने पर बैठना पड़ा। और इस मौके पर गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज इसके खिलाफ बड़ी संख्या में तितावी में सपा बसपा कांग्रेस भाकियों की महापंचायत होगी, जिसके मुख्य अतिथि भाकियों सुप्रीमो चौधरी नरेश टिकैत होंगे। ये धरना तो शोषण के खिलाफ देना ही पड़े, और जिसकी सत्ता है वो धिक्कार ना करे अपना। चुनाव थे, चुनाव का मतलब लोकतंत्र है, तो जहाँ जैसे वोट डालने अपना डाल देते भाई। जबरदस्ती उठा कर लेके उसे वहाँ से झंडावली बोलते हैं, गलत बात है। किसे लेके गए और कौन लोग लेके गए? बीडीसी है, बीडीसी है और प्रमुख का चुनाव है बगरा का सारे को यहाँ प्रदेश में। तो अभी तो चुनाव की डेट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या मामला है। एक ये झलक जा रही जनता में, ये झलक जा रही है कि इस तरह भी हम कर दें भाई। आप चुनाव लड़ने वालों को भयभीत कर रहे हैं। ये जिला पंचायत इनका। दिल्ली में कोरोना के प्रसार रोकने के लिए ओखला सब्जी मंडी में कोविड टेस्टिंग कैंप लगाया गया। दिल्ली सरकार में नियुक्त एक पदाधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के सौजन्य से ये कैंप लगा है। यहां रोज 100 RT-PCR और 200 एंटीजन टेस्ट होता है। टेस्ट सुबह 6 बजे से शुरू होता है और यहां रोज पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया था उसे पूरी दिल्ली वासियों ने देखा, लेकिन अब ऐसा मंजर देखने को ना मिले, इसलिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। इससे पहले पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे कम 131 नए मामले सामने आए और 16 मरीजों की मौत भी हुई है। आज इस कैंप में दिल्ली सरकार के सौजन्य से ये कैंप लगा है, जहां रोज की टेस्टिंग होती है। एंटीजन टेस्ट 200 होते हैं, RT-PCR 100 टेस्ट होते हैं। हमें दिल्ली सरकार की सौजन्य से ये आज मंडी के अंदर कैंप लगाया जाए, जो कि सुबह 6 बजे मॉर्निंग से चालू हो जाता है। यहाँ जैसे कि आज देखा गया है, रोज पॉजिटिव निकलते हैं और आज भी एक पॉजिटिव आया है, जो कि संगम विहार के रेजिडेंसी हैं और उन्होंने कोविड वैक्सीन भी ले रखी है। उसके बावजूद भी फिर भी हम स्कैनिंग कर रहे हैं, पब्लिक कोऑपरेट कर रही है। मंडी के सपोर्टिंग स्टाफ भी हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस स्टाफ भी हमारे साथ सपोर्टिंग एक्ट में है, जो हमारी मदद हो जाती है। यूपी में रामपुर के मिलक में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि तेज रफ्तार आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार और साइकिल सवारों को रौंद दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक सवारों को रौंदा है, जिसमें कि 2 महिलाएं की मौके पर मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रामपुर भिजवा दिया और 5 जो गंभीर रूप से घायल हुए उनको रामपुर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एएनबी न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर। किसान संघर्ष में शहीद हुए किसानों की आत्मा की शांति के लिए भारतीय किसान मजदूर संघ श्री आनंदपुर साहिब ने आज बस स्टैंड से झंडा हाथों में लेकर मार्च निकाला। बाजार से होते हुए किसान तख्त श्री केसरगढ़ साहिब पहुंचे, जहां भारतीय किसान मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने तख्त श्री केसरगढ़ साहिब में गुरु चरणों में किसान संघर्ष के दौरान दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना की। यही वाला गुरुद्वारा है ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ सबक ले रहे हैं, उन्होंने विच जज्बा जिहड़ा देश प्रति, इस कित्ते प्रति, इस दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू के जिला सांबा के दूरदराज सुराड़ा पंचायत के गांव करदकी में आज भी लोग तालाबों का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आज भी इस गांव में पानी की पाइपलाइन नहीं बिछ पाई है और इस गांव की महिलाएं आज भी 1 किलोमीटर पैदल पहाड़ चढ़कर तालाब का पानी लाती हैं। ये गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव में 2 तालाब हैं, जिसमें से एक तालाब निचले स्तर पर है, जिसका पानी अब पूरी तरह से सूख चुका है और अब एक तालाब जो कि पहाड़ के ऊपर है, वहीं से महिलाएं पानी लाती हैं और इस दूसरे तालाब का पानी भी धीरे धीरे सूखना शुरू हो चुका है। पानी की बड़ी दिक्कत है इस टाइम। देखो असे 3-4 बार इस तालाब वाला पानी ले चुके हैं, हर वेले इयो पानी पीने वास्ते इस्तेमाल करना है। गर्मी च कितना पानी यूज होता, असें कोई पानी 3-4 बार सवेरे अस पानी ले चुके हैं और शामी तक 5-6 बार का पानी लेना। अस इयो पानी सब किसे लाना पीने वास्ते, नहाने वास्ते, बर्तन साफ करने, रुट्टी बनाने वास्ते। और असें साढ़े डीसी साहब दिक्खन जेह्ड़ी और साढ़े सरपंच साहब ने मीडिया आह्ले बुलाए न अज्ज साढ़े वास्ते। दिक्खो साढ़ा केह् करी सकदे, साढ़े कोई MLA दी सुनङन, जेह्ड़ी वीडियो दिक्खन जां साढ़े कोई जेह्ड़े सुनी साढ़ी प्रॉब्लम गी हल करी सकदे ओह् करन जल्दी कोला जल्दी। असें एक तलाऽ साढ़ा सुक्की गेआ और 2। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां गोंडा जिले में वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। जिले में अब तक 3 लाख से अधिक लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। गांव-गांव बनी समितियां, स्वास्थ्य कर्मी, आशा, बहु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और खंड विकास अधिकारी, चिकित्सक गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसमें ग्राम प्रधान व गांव की समितियां भी पीछे नहीं हैं। गांवों में जाकर डुगडुगी बजाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बना रखी है, एक 18 से 44 वर्ष के लोगों के और दूसरा 45 वर्ष। 18 से 44 वर्ष के में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। युवा काफ़ी हैं, काफ़ी जोर से टीका लगवाने का, तो खूब अच्छे से टीका लग भी रहा है हमारा और हमें इस बात की खुशी है
दूसरा, हमारा जो 45 वर्ष का टीकाकरण है वो पहले से भी हो रहा था, पर उसमें बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो कुछ लोग हिचक रहे हैं कि टीका लगवाने से ही दुष्परिणाम हो जाएंगे। उसकी भ्रांतियों को हम लोग अपने एएनएम के माध्यम से अपनी एमपी के बालाघाट पुलिस ने मोबाइल फ्रॉड और साइबर ठगी के बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने अन्य राज्यों के पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसी की मदद से 20 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड पकड़ा है। मामले में पुलिस ने 300 से ज्यादा मोबाइल, 10 लाख रुपए नकद जब्त कर झारखंड और आंध्र प्रदेश से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस बालाघाट से 2 को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और इस फ्रॉड में शामिल नगर के मोबाइल विक्रेताओं के नाम भी पुलिस ने बताए हैं। यूपी के सिद्धार्थ नगर में स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक लोग गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद भी लोग टीकाकरण के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। इस संदर्भ में जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि टीकाकरण संबंधित अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, मुकदमा लिखा जाना चाहिए। लेकिन वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि कुछ गांव में अभी भी लोग वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं, इस पर गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में काफी जगहों पर व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोग सरकारी एंटीजन का कालाबाजारी में लिप्त हैं, जिसकी सूचना पुलिस विभाग से साझा की गई और संयुक्त टीम स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और हरियाणा के अंबाला छावनी में हाथीखाना मंदिर के पास एक युवक जीतू ग्वाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हत्यारे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। आरोपियों ने पहले जीतू की टांग में गोली मारी, जैसे ही वो गिरा तो आरोपियों ने उसके पेट में एक के बाद एक 8 गोलियां दाग दी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां आधे घंटे उसका उपचार चला, लेकिन उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जीतू पर उससे पहले भी गोली चलाई गई थी, लेकिन तब वो बच गया था। वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जीतू की सौरव मऊ और गप्पू गैंग के साथ पहले ही रंजिश चल रही थी। अंबाला छावनी के तोपखाना में जीतू को पहले भी गोली मारी गई थी। डीएसपी रामकुमार ने बताया कि जीतू ग्वाला है और सुबह अपनी गायों को बांधने जा रहा था। इस दौरान आरोपियों ने उस पर गोलियां दाग दी। डीएसपी ने कहा है कि फुटेज में 2 ही आरोपी दिख रहे हैं, लेकिन ये काम पूरे गैंग का है। परिजनों की जो भी शिकायत आएगी उसी आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाला है जो अपने घर से अपनी गायों को बांधने के लिए मंदिर की तरफ गया था। इनकी पहले से ही एक गुट है, सौरव मऊ और जो गप्पू है, इस गैंग के साथ इनकी रंजिश पुराने टाइम से चली आ रही है। पीछे भी इसके ऊपर तोपखाना में हमला हुआ। आज सवेरे हाथीखाना मंदिर के पास जब ये जा रहा था तो इसको 2 पल्सर पे आके व्यक्तियों ने गोली मारी, जिसमें इसकी आज मौत हो गई है। इसमें मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जो भी इसके परिजन स्टेटमेंट देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र जो भी इसमें अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया। कितने लोग बताए जा रहे हैं सर इसमें? अभी जो घटना में वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। ये पूरा गैंग है, इस सारे गैंग ने साजिश रच के आज ये हत्या की है, ऐसा परिवार वालों ने भी कहा है। और पहले भी जो इस व्यक्ति पर हमला। राजस्थान के कोटा जिले में दिन दहाड़े गोली चलाने का मामला सामने आया है। कोटा के गुमानपुरा इलाके में 6 हथियारबंदों युवक ने एक दुकानदार पर दिन दहाड़े गोली चलाई। इस खौफनाक घटना का मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया, जो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बाइकों पर सवार होकर 6 लड़के दिन दहाड़े पिस्तौल की मदद से फायरिंग कर रहे हैं और बाद में आराम से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। बता दें कि एक बाइक पर 3 युवक सवार थे। वहीं कोटा पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज की खंगाला जा रहा है। जितने में मतलब कि बाइक से 2 बाइक पे 6 जने आए और आते ही ना पे फायर कर दिया सर उन्होंने। लगी तो नहीं किसी को? सर लगी तो नहीं, हम सब ने इधर टीन शेड के पीछे इधर बच के जान बचाई सर। विवाद चल रहा है क्या आप लोगों का? सर पहले विवाद चल हमारा पहले सर विवाद चल रहा था, हमारी लड़ाई हुई थी सर, उस चक्कर में हमारा विवाद चल रहा है सर। किससे? सर हुए हमारे गुलशेर अली से और एक इमरान कालिया से सर। क्या काम करते हो आप यहाँ? सर हम आड़त का काम करते हैं। अभी सूचना मिली थी दिन में करीब 11 बजे के करीब, कैलाश फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी है अपने सब्जी मंडी में। यहाँ पर 2 बाइकों पर 6 लड़के आए और इसको एम करते हुए इसकी दुकान पर फायर किए और फायर करके यहाँ से भाग गए। इस संबंध में अभी सभी अधिकारी यहाँ पधारे हैं, सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं और हुलिये के आधार पर मुलजिमों की तलाश के लिए नाकेबंदी वगैरह करा रहे हैं।
किस तरह का कोई विवाद बताया? इनका विवाद का भी पता। यूपी के बिजनौर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल बीती रात पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जंगल में गौकशी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर जंगल में भारी फोर्स के साथ पहुंची पुलिस ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। बदमाशों ने अपने आप को गिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में नईम नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाकी के 3 बदमाश जंगल से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित कर दी हैं। पुलिस ने चारों बदमाशों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। थाना मंडावली के नारायणपुर रतन से रात्रि में लगभग 2:30 बजे गोकशी की सूचना मिली। एसओ मंडावली हिमांशु मैं पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। गोकशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। एक्सचेंज ऑफ फायर में नईम के बाएं पैर में गोली लगी। शेष 3 अभियुक्त भागने में सफल रहे। मौके पर तमंचा, छुरी, गोबर से संबंधित अन्य उपकरण, पन्नी वगैरह गोमांस बरामद किया गया। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसओ नागल नजीबाबाद, सीओ नजीबाबाद दबिशें दे रहे हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। समीपुर हॉस्पिटल में लाया गया, इलाज चल रहा है। आर्म्स एक्ट एवं गोवध अधिनियम में गंभीर धाराओं में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने दक्षिण हरियाणा बिजली निगम को आदेश दिए हैं कि वो कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों की खपत का डाटा और पूरी रिपोर्ट 1 माह में उन्हें सौंपे। कृषि के लिए ट्यूबवेलों के लिए दिए गए कनेक्शन पर बिजली सप्लाई और खपत को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि बिजली की खपत के मुताबिक बिजली निगम को 6 से 7 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। खासकर दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से कृषि ट्यूबवेलों की बिजली खपत पर सवाल उठे हैं। कमीशन ने निगम से 2017 से 18 से 2019-20 तक की कृषि ट्यूबवेलों और किसानों के बीच बेची गई या सप्लाई की गई बिजली की रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट 3 माह में देनी होगी। इन 3 सालों की रिपोर्ट निगम खुद तैयार नहीं करेगा, बल्कि थर्ड पार्टी से तैयार कराएगा, ताकि पक्षपात की गुंजाइश न रहे। कमीशन ने DHVBN को आदेश दिया है कि 2020-21 के डेटा का भी वह बारीकी से जांच करे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कटरा कोतवाली क्षेत्र के बदली कटरा स्थित एक्सिस बैंक में बीते दिनों 50 लाख रुपए की उचक्का गिरी मामले में पुलिस ने 35 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने ना तो पूरा पैसा बरामद कर सकी और ना ही कोई आरोपी पकड़ पाई। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। उसके बाद ये पता चला कि वो यहीं बगल के जंगल में इकट्ठा होने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। वो स्थानीय परिस्थितियों का, स्थानीय वातावरण का फ़ायदा उठाते हुए भाग गए। लेकिन जब हमारी टीम ने जाकर के वहाँ तलाशी ली तो एक बैग मिला। उस बैग में 35 लाख रुपए मिले। वो रुपए वही थे जो बैंक से चोरी किया गया था, क्योंकि उस पर बैंक की मोहर लगी हुई थी। क्या ये साथी हैं सर? ये साथी किस्म के अपराधी बताए जाते हैं। हम लोगों को फुटेज के आधार पर काफ़ी जानकारी मिली है। जल्दी ही इनकी हम गिरफ्तारी करेंगे। पिछले 8 जून को रेडिएंट कैश के मैनेजर द्वारा बैंक में जमा करने के लिए पैसा लेकर पहुंचे ही थे कि काउंटर पर गिनती के समय एक बैग आसानी से चोर लेकर फरार हो गए। वही सीसीटीवी कैमरा के अनुसार मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं शातिर चोर। वही पुलिस जैसे ही मध्य प्रदेश में पहुंची, वहां उनके ठिकाने पर 35 लाख रुपया बरामद हुए, लेकिन अपराधी मौके से पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गए। मिर्जापुर से NB न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। फिलहाल यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है, सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में बठिंडा के गुनिया रोड पर 2 नंबर झील में मां बेटी के शव मिलने का मामला सामने आया है और समाज सेवी संस्थाएं और एम्बुलेंस वर्कर का कहना है कि जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पहले 4 साल की मासूम बच्ची का शव मिले और उसके करीब आधे घंटे बाद बच्चे की मां का शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम करवा दिया है और जांच शुरू कर दी है। सर ਸਾਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਸੀ 2 ਨੰਬਰ ਝੀਲ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਰਮਲ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਝੀਲ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟੀ ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੀਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜੀ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਾਤੀਆਂ। बाकी हरियाणा के नूंह के बिछौर थाना पुलिस ने मृतक जुनैद की मां की शिकायत पर फरीदाबाद साइबर क्राइम सेल के 6 नामजद और अन्य 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। जुनैद की मौत को लेकर पिछले 2 दिन से पुन्हाना में तनाव बना हुआ है। मृतक जुनैद की मां खतीजा की ओर से बिछौर थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया गया कि गत 31 मई की शाम को फरीदाबाद साइबर क्राइम सेल की टीम जुनैद निवासी जमालगढ़ और नदीम निवानी नई को सुनहेड़ा सीमा के पास से जबरन अपनी कार में डालकर अपने साथ फरीदाबाद ले गई थी। खतीजा ने बताया कि 1 जून को जुनैद को पुलिस से छुड़ाने के लिए गांव के इरशाद के साथ अन्य 3 व्यक्तियों को फरीदाबाद भेजा था। पिछोर थाने में मुकदमा नंबर 82 13/6/2020 को 302, 342, 34 IPC के तहत दर्ज किया गया है, जिसके अंदर मुतई खतीजा है जमालगढ़ की रहने वाली लेडी और मृतक जुनैद है। 7 अपने पुलिस मुलाजिम हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। विपक्षी दल भी लगातार सवाल उठा रहे हैं।
पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मथुरा महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर को बीचों बीच स्थित एक पेट्रोल पंप पर ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर बढ़ी हुई कीमत तुरंत वापस लेने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक तेल के दामों में कोई कटौती नहीं की है। केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह पेट्रोल डीजलों के दामों में जो बढ़ोतरी की जा रही है, अब इसकी मार आम लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह आए दिन जो पेट्रोल डीजल और रसोई गैसों के दामों में जो बढ़ोतरी की जा रही है, इसको अब विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह प्रदर्शन भी किया जा रहा है और सरकार से मांग भी की जा रही है कि वो जल्दी से जल्दी पेट्रोल डीजलों के दामों में कमी लाए, जिससे गरीब मजदूर लोगों को इसकी राहत मिल सके। वहीं उत्तर प्रदेश में अब 2022 का चुनाव भी नज़दीक आ चुका है और बीजेपी सरकार इस चुनाव में अब जोड़ तोड़ में लगी हुई है और अब ये देखना है कि जिस तरह सरकार के द्वारा जो पेट्रोल डीजल रसोई गैसों के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो इसका सामना कहीं बीजेपी सरकार को करना पड़े। और इसको देखते हुए सभी विपक्षी पार्टियों के द्वारा सरकार को घेरा भी जा रहा है और सरकार से मांग भी की जा रही है कि वो जल्दी से जल्दी पेट्रोल डीजलों के दामों में कमी लाए, जिससे गरीब मजदूर लोगों को इसकी राहत मिल सके। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुछ समय एक नर और एक मादा तेंदुए का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिनकी मौत के मामले में वन विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। दरअसल आरोपियों ने बिजली का करंट बिछाकर तेंदुए का शिकार किया था, जिसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें 5 आरोपियों की संलिप्तता मामले में सामने पाई गई थी और जिन्हें वन विभाग ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। थी कि सुबह 10 बजे 2 तेंदुए मृत हैं, तो वहाँ हमारी वन विभाग के कर्मचारी जाकर उसकी छानबीन की मौके पे। डॉग स्क्वाड की मदद से हमें 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले थे, तो वहाँ जाके पूछताछ करने पर हमने 5 आरोपी गिरफ्तार किए। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल को कुछ खास टिप्स दिए हैं। तेंदुलकर ने बताया है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इन दोनों को किस तरह से फाइनल मैच में बल्लेबाजी करनी चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच 18 जून से साउथहैम्पटन में खेला जाना है और ऐसा माना जा रहा है कि टीम इंडिया रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ही सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतारेगा। मयंक अग्रवाल पिछले कुछ समय से टीम से बाहर ही चल रहे हैं। Thrilled because this is the World Test Championship and to be able to get there in the top 2 speaks volumes about our team. The performances that we've delivered, they've been simply incredible, and I think icing on the cake has to be शतरंज के बादशाह विश्वनाथन आनंद को देश के सबसे युवा अरबपति निखिल कामत ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धोखे से हरा दिया। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग ऐप जीरोधा के सह संस्थापक कामत सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचना के बाद अपने कृत्य को मूर्खतापूर्ण बताते हुए माफी मांगी। कामत का सालाना वेतन करीब 100 करोड़ रुपए है। कोविड-19 राहत कोष के लिए 13 जून को आयोजित इस मुकाबले में आनंद ने आमिर खान, युजवेंद्र चहल, रितेश देशमुख सहित 10 लोकप्रिय शख्सियतों के साथ chess.com प्लेटफॉर्म पर शतरंज खेला था। धोखा देने के कारण chess.com से कामत का प्रोफाइल प्रतिबंधित कर दिया गया। इन्हें खेल के नियम का पालन न करने का दोषी करार दिया गया। कामत द्वारा भारत के पहले ग्रेट मास्टर आनंद को हराना सभी को अचंभित कर गया। उनके द्वारा कंप्यूटर और शतरंज की चालों के लिए सर्च इंजन इस्तेमाल करने की बात सामने आई तो सोशल मीडिया की जमकर खिंचाई की। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के कोच होंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार गांगुली ने श्रीलंका में छोटी सीरीज के लिए द्रविड़ की नियुक्ति की पुष्टि कर दी है, क्योंकि उसी समय विराट कोहली की अगुवाई में एक टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों के टेस्ट सीरीज की तैयारी में बिजी होगी। द्रविड़ पिछले कई सालों से भारतीय अंडर 19 और भारत ए की टीम को कोचिंग दे रहे हैं और उन्होंने भारत की बेंच स्ट्रेंथ को काफी मजबूत किया है। शिखर धवन की अगुवाई में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए इस महीने के अंत में टीम इंडिया श्रीलंका दौरे के लिए रवाना होगी और इस दौरे के लिए भारतीय खिलाड़ी मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने रवाना होने से पहले सोमवार से अपना 14 दिन का क्वारंटाइन शुरू कर दिया है।
घूमने फिरने के शौकीन लोग अब जल्द ही ताज का दीदार कर सकेंगे। दरअसल ताजमहल सहित अन्य स्मारकों को आम पर्यटकों के लिए 16 जून से खोल दिया जाएगा। ये आदेश निदेशक स्मारक डॉक्टर एन के पाठक ने जारी किए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ताजमहल सहित सभी स्मारक 249 दिन बंद रहे, जबकि 20 में 179 दिन खुले। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में पहली और दूसरी लहर में 3 बार स्मारकों को पर्यटकों के लिए बंद किया गया है। पिछले वर्ष स्मारकों पर बंदी का ताला 17 मार्च को लगा था, तो दूसरी लहर में 16 अप्रैल की सुबह से उन पर ताला लटक गया था। दूसरी बार ताजमहल को पहले 31 मई तक के लिए बंद करने के आदेश जारी हुए और इधर कोरोना संक्रमण पूरी तरह से न थमने के कारण इसे बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया गया था। दमदार समाचार लगातार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम